पहला, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ इन nth ऑर्बिट। तो देखिएगा, इस तरह से बातें हुई थी कि न्यूक्लियस तो है और बाहर में ऑर्बिट तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमता है ना। तो जितना नंबर ऑफ वेव उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिट। कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट है इसमें? n, यानी कि आंसर इज ए। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकल ऑफ मास 10 to the power -6 kg, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम भी, सीधा सीधा h बाई एम भी है ना। तो h का वैल्यू 6.626 इंटू 10 to the power -34 बाई मास 10 to the power -6 kg, वेलोसिटी 10। जो आएगा आंसर है ना, 6.63 तो है ही है। आंसर इज, हाँ 34 में से 6 चल जाएगा, 10 उस आएगा। आंसर इज बी। बी है बॉम्बे वाला, बना दिए थे जी। अरे वाह। Beryllium is a proton are accelerated by the same potential. Their d Broglie wavelength have the ratio बेरिलियम 3+ और एक प्रोटॉन accelerated by the same potential. Their d Broglie wavelength have the ratio, है ना। यानी प्रोटॉन का वेवलेंथ और बेरिलियम 3+ के वेवलेंथ पूछ रहा है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़े थे? पोटेंशियल सेम है, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? बताइए कोई, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? मैं तो खोलना पड़ेगा ना। यार, beryllium 3+ and a proton accelerated by the same potential. तीसरा बना रहे हैं, बेरिलियम 3+ लैम्डा बेरिलियम 3+ और बाई लैम्डा प्रोटॉन। ऐसे ही रेशियो निकलेगा। पिछले क्लास में दोनों का रेशियो चार्ज वाला भी बताएं। h बाई 2m³ का अंडर रूट बाई h बाई 2m³ का अंडर रूट। तो दो चीज वेरी कर रहा है, एक मास और एक चार्ज, है ना। ये पूरा किसका हो जाएगा? बेरिलियम 3+ का, और ये पूरा हो जाएगा प्रोटॉन का। क्या? तो लैम्डा बेरिलियम 3+ बाई लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू, एच कट गया, देखना 2 भी कट गया। मास ऑफ बेरिलियम 3+ नीचे, चार्ज ऑन बेरिलियम 3+ नीचे, पोटेंशियल भी सेम ही कह रहा है, सेम पोटेंशियल पे, तो वो भी कट गया। ऊपर में क्या आ गया? मास ऑफ
प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन प्रोटॉन अंडर रूट। प्रोटॉन का मास 1 mu है, तो 1 mu चार्ज प्रोटॉन पे 1 यूनिट बाई बेरिलियम 3+, बेरिलियम का मास 9 mu है ना। 1 यूनिट कहने का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और कितना चार्ज है इसका 3 है ना। चार्ज 1 यूनिट और इसका 3 यूनिट, क्या mu से mu कट गया। जो भी यूनिट में, एक कूलम लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लीजिए, 1 बटा कितना आया 27 का अंडर रूट बराबर है कोई ऑप्शन में जी 3√3 है ना। बन गया। सवाल मात्र इतना ही से था, पिछले दिन ये काम किए है ना, मात्र इतना ही से था सवाल, ये इतना ही सवाल था। हाँ ये चलिए अगला तीसरा नंबर बना दिए। चौथा बना दिया तुम लोग जी, ये तो बना दिए पहले पढ़ाने समय में ही। क्या 12.3 रूट अंडर बी 1.3 नैनोमीटर में दिया है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए आपके लिए हम पूरा डीपीपी बना रहे हैं। अपलिट छठा क्वेश्चन, छठा छठा 6 नंबर पे आ जाइए। लिखना था तो बोलना है ना, किसके लिए लिखे हैं हम, अपने लिख के अपने पढ़ेंगे थोड़े, खाली आपसे आवेदन करेंगे कि थोड़ा जल्दी, समझने में लेट लगाओ लिखने में फास्ट। अब छठा से बनाई थी, बना नहीं होगा। अच्छा 3 नहीं बना था। 3 बता देते हैं फिर से। थोड़ा पहले आ जाए कीजिए 10 मिनट, ताकि हम पे प्रेशर बने कि बचवा बैठा रही तो कुछ आके पढ़ाएं। देखो तीसरा नंबर, बेरिलियम 3+ एंड ए प्रोटॉन आर एक्सलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल। ठीक है, दियर डी ब्रॉयली वेवलेंथ हैव द रेशियो। सुनना, देखो रेशियो निकाले बेरिलियम 3+ के वेवलेंथ का और प्रोटॉन के वेवलेंथ का। तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला था ना H/2m³V, तो बेरिलियम 3+ का हो गया और नीचे प्रोटॉन का। यहां पर हम बताए कि कौन कौन सा चीज अलग है, तो H और H सेम है, कट जाएगा, कटेगा, H और H सेम है, कटेगा, ये कट गया। देखते रहो ना, ये ऊपर जो लिखा हुआ नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो मास ऑफ बेरिलियम 3+ नीचे लिख दिए, चार्ज ऑन बेरिलियम 3+ नीचे लिख दिए, 2 से 2 कट गया, और पोटेंशियल भी क्वेश्चन में सेम ही कह रहा है, तो V से V भी कट गया। ठीक है,
तो अब देखो मास और चार्ज ही तो बचा है, तो बेरिलियम 3+ का मास और चार्ज नीचे आ गया और प्रोटॉन का मास और चार्ज ऊपर चला गया। प्रोटॉन का मास 1 AMU और बेरिलियम का मास 9 AMU, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9, प्रोटॉन का चार्ज 1 यूनिट, एक ही यूनिट चार्ज न होता प्लस, और बेरिलियम पे चार्ज 3+, तो 3 यूनिट। अब बोले सर यूनिट काहे के लिए लिखें, नहीं लिखते तो लिखना पड़ता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन जरूरत नहीं पड़ा चूंकि ऊपर भी था और नीचे भी था तो कट गया यूनिट यूनिट। तो देखो 1/27 आया, 1/27 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3√3। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर बना हुआ है सवाल, वो पढ़ाने के समय भी बता दिए थे। और 5वां नंबर में कहता है कि हाइजेनबर्ग किस में लगेगा, तो लगेगा तो सभी में, लेकिन उस ऑप्शन के हिसाब से सिग्निफिकेंस सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, तो इलेक्ट्रॉन इज आंसर, है ना। अब छठा नंबर पे आए हुए हैं। छठा नंबर क्या जी, फुर्सत मिला था बनाने के लिए? तुम भी है। बड़े बड़े ये सब क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस का ही है। छठा नंबर, द मास ऑफ पार्टिकल 10⁻⁻10 ग्राम, पार्टिकल का मास दिया हुआ है 10⁻⁻10 ग्राम, मास 10⁻⁻10 ग्राम, एंड इट रेडियस वैसे ही लिखा हुआ है, इफ इट्स वेलोसिटी इज 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड विथ 0.000 क्या जीरो है, 3 ही जीरो है ना, 1% एक्यूरेसी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट कह रहा है, तो इतना सेंटीमीटर में इतना परसेंट अनसर्टेन है। तो कल बताए थे वो फॉर्मूला में अनसर्टेनिटी ही रखना है। मास निकल गया, वेलोसिटी दिया है, द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन पूछ रहा है, x इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, सवाल तो यही है। देखो इसको निकाल लो यहीं पर, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर है, मीटर में कितना आएगा, -8, तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से हो गया मीटर, गुना 0.001/100 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये निकलेगा अनसर्टेनिटी डेल्टा भी, तो कितना आ रहा है बताओ, 10⁻⁻8, 1 2 3 4 शून्य और नीचे आ जाएगा, तो 4 शून्य और नीचे आने का मतलब है 1 2 3 4 शून्य और नीचे आ गया,
तो 10⁻⁻8 बाई 10⁻, कितना, 2 2 4 2 6 बराबर 10⁻⁻8 और -6 बराबर 10⁻⁻14। ठीक है। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p m डेल्टा v बराबर क्या पढ़े थे, h बाई 4 पाई। डेल्टा x इंटू डेल्टा p बराबर h बाई 4 पाई। तो डेल्टा x पूछता है तो h बाई 4 पाई m डेल्टा v। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाई 4 गुना 3.14। मास कितना दिया है, 10⁻⁻6 ग्राम को कितना से गुना कर दें, -3 से, तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि केजी में ही पुट करना होगा, एच SI यूनिट में है, तो 10⁻⁻9 मास हो गया और वेलोसिटी हो गया 10⁻⁻14। बन गया सवाल। और क्या तुम लोग और बनवाओगे जी, और बनवाने लगते हो, इसमें लेट होता है। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाई 4×12.56 इंटू 10⁻⁻23। तो 6 और 12 का चक्कर है, 12×5 = 60, 5.23 आएगा। कितना है ऑप्शन, सब में दुए है तो ठीक है, 5.2 इंटू 10⁻34 प्लस 23, 5.2 इंटू, बताओ कितना, -11। देखो ऑप्शन होगा, गलत कर दिए है तरीके। यहाँ 6 था तो यहाँ 8 कैसे हुआ था जी, वही 2 को गड़बड़ाया, -11 आ गया। अरे बाप रे, तुम उस समय से चुप था, इतना देर के बाद बोलने के लिए, इसमें सोचना क्या था। देखिए गलती कैसे ढूंढता है। ऐसे ही समाज होता है कि सब कुछ होने दो, बाद में कहेंगे हम कि हम तो पहले ही कहे थे। कितना आया जी, फिर देखो गलती हो जाएगा, -9 ही आएगा। तो ये 10⁻⁻6 था और ये 6 था, तो -12 हो गया ना, तो -34 और -12। अभी भी कुछ गड़बड़ है क्या, है? कौन सा चीज, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर तो है। कैसे कैसे सब कर दिए, -6 -3, ओहो, पूरा गड़बड़ हो गया जी। ये -6 -10 और 3 -13 होगा, तो यहाँ पर -9 लिख दिए हम, -6 -3 जोड़ दिए। अच्छा, होता कभी कभी भाई। 25, तो कितना आया, 9। शायद देखने में ऊपर नीचे हुआ है, -6 था तो -8 पता नहीं क्यों लिखे। खैर ठीक हो गया। अब सब ठीक हो गया है। अब कहाँ गलती है, 8 है, तो कहाँ से गड़बड़ हुआ, ये तो -6 ही लिखा है ना ऑप्शन में, तो सेंटीमीटर को, हाँ 8 हो गया। ये कौन बदलवाया था, देखिए एक ठोक कमजोरी समझ करके इधर कुछो कुछो बोल देता है। कितना जोर से बोल रहा था गधा हुआ।
10⁻⁻6 के बाद मीटर पर सेकंड भी तो लिखे थे। तो गलती क्या था इसमें? खाली ये वाला गलती था। ये -6 मतलब हम तो इस पर ध्यान देते हैं जी, बाकी तो तुम ही लोग पूट पाट कर सकते हो। यार एक गधा तो तकने समझा रहे थे तो नहीं सुने थे। 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए थे ना 10⁻60 लिख करके। पूरा मजा ले लिया भाई साहब। देखिए ऐसे गांव देहात में ऐसे ही परेशान कर देता है समाज को, जैसे ही परेशान किया है हमको। कभी गांव घर जाओ तो ऐसे ही परेशान करने वाला लोग रहता है सब जगह पे, मुंह उठाए बैठे रहता है, खाली मौका देना चाहिए। -8 और लगा कि ये भी गलती लिख दी है, वो भी गलती लिख दी है, ऐसे कैसे हो गया? -14 सिर्फ 10⁻−10 और 3 था, तो ये -13 होना चाहिए था। अच्छा ये 27 अब सही है जी। 34 - 27 कि अभी भी कुछ विशेष हो गया। -13 और ये तो सही है। -14 -34 14 13 27। अब जो है 0.52 आएगा। 10⁻⁻7 यहाँ पे आ रहा है 5.2 इंटू 10⁻⁻8 सीधा 5.2 इंटू 10⁻⁻8। चलिए 7वां। इफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट इतना मीटर पर सेकेंड विद इन 1 मीटर अनसर्टेनिटी, व्हाट इज द थ्योरेटिकल अनसर्टेनिटी इन पोजीशन? माइक्रोन मीटर में बना है जी। कितना? 7वां। इलेक्ट्रॉन कितना से वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 200 मीटर। कितना पुट करेंगे डेल्टा भी? 200 की एक। कहां कोई बनाया है? कितना पुट करेंगे जी? 200 पुट करेंगे कि एक? हाँ एक। किस चीज में दिया है? मीटर पर सेकंड। अनसर्टेनिटी सिर्फ पुट करना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ही पूछ रहा है। डेल्टा एक्स। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा भी बराबर h/4 डेल्टा एक्स पूछ रहा है, h/4 एम डेल्टा भी कर देंगे। 6.626 इंटू 10⁻34 बाई 4 गुना 3.14। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 डेल्टा भी एक। बाकी गुना भाग अपने से। जल्दी से लिखो, जल्दी से। जल्दी से लिखो, बहुत सवाल है ना। आना ही है। अच्छा ये इसका आंसर है माइक्रोन मीटर। माइक्रोमीटर दिया है 10⁻⁻6 मीटर। कभी कभी इतना बना के छोड़ते हैं ना, तब एक आध वो
अकेले मिलके कहेगा सर इतना तो हम भी कर ही लिए थे, इसके बाद ही नहीं हुआ। अब ऐसा कहेगा उपाय, इसके बाद ही नहीं हुआ। चलिए, मैं चाहता है कि सर ही सब कुछ करेंगे, हम सिर्फ उतारेंगे। 114 6.626 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 31 है ना, ऊपर जाके प्लस 31 होगा, और ये गुना करके आ रहा है 114.296। 6.626 डिवाइड बाई 114.296, 0.05797 आ रहा है। तो 10⁻⁻3। तो अब इसको आंसर बनाने के लिए सिखाना है कि वो माइक्रोमीटर में कह रहा है। तो यदि हम 57.97 लिखेंगे तो 10⁻³ गुना 10⁻³ लिखेंगे, तो 57.97 को 58 लिखा जा सकता है, और -3 -3 -6 -6 10⁻⁻6 बराबर 1 माइक्रोन मीटर होता है, इसलिए आंसर 58 था। अगला ये 200 मीटर पर सेकंड वाला हो गया। अनसर्टेनिटी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी पोजीशन, सेम फार्मूला पे सवाल बनेगा। अब इसको बना के क्या करेंगे, द डी ब्रॉयली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल विथ मास 1 ग्राम वेलोसिटी, इसको देखते हैं। हो गया क्या? 9th नंबर, डी ब्रॉयली वेवलेंथ पूछ रहा है, लैम्डा बराबर फॉर्मूला पढ़े H/mb, 6.63 लिख रहा है, देखते हो सब, 6.626 के बजाय 6.63, तो ठीक ही है। इंटू 10⁻⁻34, मास कितना 1 ग्राम लिखना पड़ेगा कि 1 गुना 10⁻³ kg लिखोगे, और वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 मीटर पर सेकेंड लिख देना, है ना। ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेना, यहां पे गलती हो सकता है आप लोगों से। 6.63 10⁻⁻34 बाई 10⁻⁻3, और ये 100 पूरा का पूरा नहीं कटेगा, 10⁻⁻3 गुना 10⁻², क्या यही ना, ऊपर कर दो, -34 ऊपर जाएगा +3 -2, देखो आंसर कितना आ रहा है, 10⁻⁻36 और +3 -33। एक तो कर लो उसको, बी को 33, हाँ ठीक है वो। है ना, शायद यही क्वेश्चन एक बार और है, और उसमें यही ऑप्शन है। बढ़े, बढ़िया, हाँ 27 नंबर यही है, ऑप्शन भी यही है। 10 नंबर क्वेश्चन, वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन मोशन decrease with increase in speed remain the same irrespective to speed, increase with increase in speed is 0। वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, देखते हो यही तो फॉर्मूला है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो वेवलेंथ बढ़ गया, मास इंटू वेलोसिटी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, आंसर यही है ये। देखो तो प्लेट का आंसर क्या कहता है, क्या कह रहा है देखो,
डी ब्रॉगली इक्वेशन, ट्रीट एन इलेक्ट्रॉन टू बी, बोलो ये पार्टिकल है वेव, ए एंड बी, पार्टिकल वेव दोनों ना, यही तो डुअल कैरेक्टर है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको क्या देखना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 200 ग्राम और 5 मीटर पर आवर, बन जाएगा जी। मीटर पर सेकंड, मीटर पर आवर को सेकंड में कर लोगे ना, वही एक रुकावट है, 3600 से भागा देना पड़ेगा, है ना। 5 मीटर को 3600 से भागा देना पड़ेगा, बाकी 200 ग्राम तो है ही है ना। 13 नंबर क्या करना पड़ेगा, लैम्डा बराबर 6.63 या 626 इंटू 10 टू द पावर -34, कै ग्राम, कै ग्राम, अरे बोलो ना जल्दी से, 200 ग्राम, कितना लिखोगे, 10 टू द पावर -3, 5 मीटर पर आवर, 5/3600, सॉल्व। ये बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम, मूविंग वेलोसिटी इतना सेमी है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट 1 मिलीग्राम, द अनसर्टेनिटी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन विल बी। 15 नंबर देखेंगे, बोलो बोस, 9 के बाद 13, लिखो जल्दी से, 13 के बाद, ठीक है ना, पढ़े ना, 13 के बाद 15, अनसर्टेनिटी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन कह रहा है, यानी ये पूरा निकालना है, बराबर कितना, h/4πm, ये दोनों का वैल्यू निकालना है, गुना का। यही नया बात था इसमें, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 मिलीग्राम, द अनसर्टेनिटी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 बाई 4 गुना 3.14 गुना मास 1 मिलीग्राम है, यानी 10 टू द पावर -3 ग्राम, कैलकुलेट कर लो। ये 0.5 के करीब में आएगा, 52 इंटू -34, माइनस ऊपर में जाएगा +3, आगे वाला वैल्यू नहीं है तो पीछे वाला है क्या, कितना आंसर है, 0.52 इंटू 10 टू द पावर -31, कितना आंसर है, देखो तो इसका, 10 पे पावर -28, कहां से लाएंगे, 0.52 इंटू 10 टू द पावर -34 और +3 -31 आएगा, कहां से लाया जी, 10 टू -28, तुम्हारा आ गया, कैसे, एक मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किए हैं, सॉरी केजी में कन्वर्ट करना है, 10 टू द पावर -3 kg, तो 6 ही तो आ रहा है, यानी 10 टू द पावर 28, ठीक है ना। 1 मिलीग्राम दिया था, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -3 ग्राम से, और फिर 10 टू द पावर -3 को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो -6 kg, यानी 1 मिलीग्राम में 10 टू द पावर -6 kg, 10 टू द पावर 28। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 10 पर पावर 7 मीटर पर सेकंड, बन जाएगा जी, लैम्डा बराबर h बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा देना, वेलोसिटी, what will be the wavelength of electron moving with 1/10th of velocity of light, 17th नंबर,
what will be the wavelength of an electron moving with 1/10th, वही क्वेश्चन है, h/me और वेलोसिटी बराबर c बाई कितना हो जाएगा 10, वेयर c बराबर 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, वेलोसिटी बराबर c/10 पूछा है और इलेक्ट्रॉन का मास तो दिया ही है, बन जाएगा जी। अरे फॉर्मूला लिखो ना रे, घर पे अभियो ना बनाओगे, क्या सोचा है कि नहीं बनाए हैं, नहीं बनाएंगे, सर बता भी देंगे तो नहीं बनाए। 17 के बाद 18, फर्स्ट बोर ऑर्बिट 2.19 वाट बन जाएगा जी, वेलोसिटी है तो पुट करना है, तीनों एक जैसा। 19, वाट विल द मास ऑफ पार्टिकल इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, इतना वेलोसिटी इतना, बन जाएगा। 19 नंबर कौन सा फॉर्मूला लगना है, व्हाट विल बी द मास ऑफ पार्टिकल इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, वेलोसिटी दिया है तो डेल्टा भी बराबर h बाई 4 पाई, मास ऑफ बॉडी पूछ रहा है, डेल्टा एक्स भी दिया है, डेल्टा भी दिया है। व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 1000 एंगस्ट्रॉम, तो ठीक ही है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया है, मोमेंटम पूछ रहा है। अरे बोलो तो इसके बाद डाउट बोलो ना, कैमा है, एक एक सवाल बन जा रहा है। कितना है वो 22 नंबर, 0.66 kg का बॉल है, 100 मीटर के स्पीड से जा रहा है, वेवलेंथ बराबर लैम्डा बाई एम भी। देखो तो खाली फॉर्मूला पुट पड़ा, अरे जितना फॉर्मूला पढ़ा दिया उस पर तो क्वेश्चन ना आया अभी तक। अंश ये वाला नहीं बना होगा, और ये सब शुद्ध आईआईटी मेडिकल का क्वेश्चन है, बिना बताए कहता है बन गया सर, मुझे क्या हमारी भारी क्वेश्चन है जी, ये सब जो है उसी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, कैसे बन गया है जो सोचना पड़ेगा बहुत है बात। 23 नंबर में तुम दिखा दो कहां से बनाया है, कहीं उतारने वाला मशीन तो ना लिया है। हाँ 23 नंबर दिखाओ, डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा पी, ठीक तो है, सोचना पड़ेगा, मतलब फार्मूला हम तो फार्मूला ड्राइव करते ही हैं, ये एक और डेरिवेशन है जो आपको क्वेश्चंस में ही करना है। 23 नंबर, if uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty in velocity is, फार्मूला पढ़े डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h बाई 4 पाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि ये जनरल कंडीशन नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बराबर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, है ना, डेल्टा एक्स बराबर क्या हो गया डेल्टा पी, लेट कुछ ले लो, ए ले लेते हैं, मान लिया बराबर है, और कितने के बराबर है ए के बराबर है ना, चूंकि ज्यादातर मानने वाला तो एक्स ही होता है लेट, तो एक्स ऑलरेडी है ये है, तो माने कैसे, समझ रहे हैं क्या किए, डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा पी क्वेश्चन ही कह रहा है, मान लिए लेट कितना कितना के बराबर है, वो ए के बराबर है, तो डेल्टा एक्स के जगह भी ए रखेंगे और डेल्टा पी के जगह भी ए ही रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर h बाई
है ना। ए बराबर h/4 का अंडर रूट बराबर m डेल्टा v भी लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम के बराबर भी तो है एक, ये एक क्वांटिटी है जो मोमेंटम के बराबर भी है और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के बराबर भी है। तो a बराबर हमें आया है h/4, तो a बराबर तो m डेल्टा v भी होता है। अब बताओ पूछ क्या रहा है वो, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। नाउ डेल्टा v बराबर 1/m इंटू h/4 का अंडर रूट। देखो ऑप्शन 4 को बाहर निकाल लिया है, तो डेल्टा v इज इक्वल टू 1/2m h/पाई का अंडर रूट। बन तो जाता है, यहां पर पेशेंस रखना पड़ता है ये स्टेप में, है ना। नहीं तो होता है कि अब क्या करें, ए स्क्वायर तो निकल गया। ये सब क्वेश्चन बनाने से ना आपका दिमाग प्रिपेयर हो रहा है आईआईटी और मेडिकल के तरफ। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विथ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू इतना, अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज, निकल ही जाएगा क्या ना, तो निकालते हैं। 23 नंबर में कोई दिक्कत? दिक्कत क्या होगा, लाइफ में कोई दिक्कत ना है, जीना है बिंदास एकदम। बढ़े 24 नंबर, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विथ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू आने डेल्टा पी डेल्टा एक्स, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है यूनिट। द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी पूछ रहा है, मतलब क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, डेल्टा पी कितना, 1 × 10⁻⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तुम लोग को कभी कभी जो है ना क्वेश्चंस में ये ना समझ में आए कि दिया हुआ क्या है, तो यूनिट पकड़ा करो, यूनिट क्या लिखा हुआ है। वो सारा क्वेश्चन से उल्टा थोड़ा सा अल्टर टाइप का यूनिट दिख रहा था। अब यहां पर दिक्कत इसलिए हो रहा था कि लिखा हुआ लैंग्वेज ऐसा है कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विथ, इलेक्ट्रॉन के पोजीशंस को मेजर करना जुड़ा हुआ है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम से भी। तो यही तो थ्योरी था, मोमेंटम का अनसर्टेनिटी और पोजीशन का भी अनसर्टेनिटी, दोनों एक साथ ही तो कैलकुलेट होता है। विच इज इक्वल टू इतना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, थोड़ा फिजिक्स वाला मदद लेना चाहिए, यूनिट एंड डायमेंशन का। ग्राम किसका, मास का, और सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या होता है, वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम नहीं हो गया, पकड़ लिए यूनिट से कि अच्छा ये नहीं दिया तो इधर से पकड़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ वो। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड किसका यूनिट है भाई, तो मोमेंटम का। तो मोमेंटम निकल गया, तो मोमेंटम जब वो दे दिया है बच्चा, तो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी पूछता है, तो इतना ही से तो बन जाएगा। तो डेल्टा भी बराबर डेल्टा पी बाई एम,
ये 10⁻⁻18 ग्राम लिखा है, तो केजी में कन्वर्ट करना चाहिए कि ना चाहिए? ये यही लफड़ा है, यूनिट बदलना होगा। बाई मास किस चीज में है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 गुना 10⁻⁻28 ग्राम ही है। अच्छा, आंसर वो सेंटीमीटर पर सेकंड में ही है, तब तो कहीं कुछ हो करने ही नहीं है। क्या करें? 10⁻⁻18 प्लस 28 1/9। बाकी तो सब सही आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। 1/9 गुना 10 कितना? 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 10⁻9 अप्रोक्स आंसर है। पच्चीस नंबर, जल्दी जल्दी, तो टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा यार। 25 बनाना है। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू दिया, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वमेंट मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। नहीं बनेगा? बन जाएगा जी। अरे कुछ नहीं करना है, इतना ही काम है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, प्लैंक कांस्टेंट दिया, ये सब हम लोग को पता ही रहता है यार, ये सब देने की क्या जरूरत। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वमेंट मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन ए डिस्टेंस ऑफ डेल्टा भी पूछ रहा है। h/4πm इंटू डेल्टा एक्स। h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाई 4 गुना 3.14। मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी 0.1 एंगस्ट्रम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। बन गया सब? बोलिए। 18 28 और 28 10 28 10 आएगा। ये वाला खत्म करना था हमको, आंसर देख रहे थे, है ना। 10⁻9 वो 10 ही आएगा, लेकिन 1/9 है ना, तो 0.1, तो बात खत्म। बाकी के काम कुछ ऑप्शन में देख के भी कर देते हैं जी। ये 1.9 नहीं लिखिएगा। जल्दी से 25 नंबर। 26 बनाना है क्या? अनसर्टेनिटी मोमेंटम दिया हुआ है, पोजीशन पूछ रहा है, डेल्टा एक्स निकल जाएगा सीधा। 26 एच वाई सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, 4 पाई इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी दिया हुआ है, डेल्टा पी दिया हुआ है, बोलो। और कुछ करना भी नहीं है। h/4 पाई डेल्टा पी के जगह पे पुट कर देना 10⁻⁻5 kg मीटर पर सेकंड। सब तो ठीक ही ठाक दिया है। अगला 27 नंबर, पहले था ही शायद। 28 नंबर, पोजीशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम नोन विद इन इतना, फर्दर द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन इतना, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। बना देते हैं इसको, इसको बना देते हैं। अट्ठाईस नंबर कर लिया उधर। अट्ठाईस नंबर, the position of both an electron and a helium atom is known within 1 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन का भी और हीलियम का भी।
फर्दर द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल्टा एक्स, इलेक्ट्रॉन का 5 गुना 10⁻⁻26 केजी मीटर पर सेकेंड, यूनिट सही है। द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम, डेल्टा पी, हीलियम का। ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी, क्या करेंगे? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर फार्मूला होता है h/4 पाई, होता तो यही है। ये तो कांस्टेंट ही है पूरा का पूरा। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इलेक्ट्रॉन का बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हीलियम का बराबर h/4 पाई इलेक्ट्रॉन का बाई h/4 पाई हीलियम का। तो h/4 पाई हीलियम का इलेक्ट्रॉन का कुछ होगा क्या? यानी 1, यानी 1, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसका? इलेक्ट्रॉन का बराबर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसका? हीलियम का। बस इतना ही काम तो करना था, है ना। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स कितना है जी? इलेक्ट्रॉन का नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹, डेल्टा पी 5 गुना 10⁻⁻26 बराबर हीलियम का, फिर तो 1 नैनोमीटर ही था वो भी, यानी डेल्टा पी। तो बात खत्म है, तो अंतर कुछ पड़ेगा थोड़े ना। यानी कि ये सवाल आपको समझाना चाहता था कि यदि अनसर्टेनिटी दो बॉडी का बराबर है पोजीशन का, तो मोमेंटम का भी दोनों बॉडी का सेम ही होगा। आंसर इज 5 गुना 10⁻⁻26। 29 नंबर बनाना है। 30 क्वेश्चन था, आने 29 क्वेश्चन था, 24 घंटे का टाइम था। बहुत लोग बना लिए हैं और बहुत लोग नहीं भी बनाए हैं। नहीं बनाने वाले सोच ही नहीं रहे कि हम क्या लूज कर रहे हैं। समस्या ये है। इंजीनियरिंग आईआईटी एनआईटी में यदि क्वालिफाई कर जाएगा तो 2 साल के बाद ही टेंशन खत्म हो जाएगा लाइफ का। ये सब बुझता नहीं है। तो गांव देहात में एक आध गो आदमी मिल जाएगा, ये कहा किया सर, ये तो बीटेक कैले था, ये अभी तक वैसे ही घूमते रहता है। तब बोलेंगे एनआईटी से करना है, तो बोला वो जो है ना सर, दो मकान आगे में एनआईटी वाला रहता है। वो सबका एग्जाम्पल है, पहले से दिमाग में काम करना वहीं से छोड़ देता है कि फलना तो वही। होता क्या है कि बिना इसको समझे भी नहीं, 100% थोड़े कोई ले आता है एनआईटी के लिए, आईटी के लिए। 30% में सिलेक्शन है जेई मेंस का, 20% में एडवांस का, 100 में 20 नंबर लाके होता है और 100 में 30 नंबर लाके मेंस का। वहां भी तो पढ़ना होता है। तो ये समझ में अभी नहीं आएगा। और वहां एडमिशन किसी तरह से हो भी जाए, बहुतों को रहता है अभी से प्राइवेट कॉलेज का शौक भी। ज़्यादातर वही वाला बीटेक अपने आप को कह के बाहर घूमता रहता है कि हम एनआईटीए से किए, वो किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, वो बताता नहीं है। गंदगी वही है। जितना बच्चा यहाँ पर फिक्स नंबर बच्चा ही बीटेक करता है, करीब करीब 30,000 के करीब में एनआईटी और 15-17 हज़ार के करीब में आईआईटी। तो 45,000 बच्चा ना हुआ जी जो कह सकता है कि हम बीटेक किए हैं। बाकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाला
और लंदर फंदर कॉलेज वाला ये सब तो झूठे कहता है। ये जानते हो कितना बड़ा लैक में है? जरा सा तुमको हम बताना चाहते हैं, समझना कि बाबूजी कहते भी हैं कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे, होगा क्या? ये सब आपको समझ नहीं आया। इंजीनियरिंग वाला में 30% नंबर भी आपको नहीं आया, और 30% नंबर भी नहीं आया फिर भी आप बीटेक वाले कॉलेज में चले जाते हैं पढ़ने। वहां थर्मोडायनामिक्स से तो चैप्टर ही स्टार्ट होगा फिजिक्स केमिस्ट्री का। ये सब तो नहीं आएगा तो कहेगा कैसे पहुंच गया यहाँ पे, चार को लेकर करके हंसना शुरू कर देगा, और आप डेरा में रह कर करके गांजा सोटना शुरू कर दीजिएगा। 4 साल निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। नॉलेज के नाम पे आपको 10वां पास किए थे वो भी भूल चुके हैं अब। बीटेक का डिग्री तो आ ही जाएगा 6 साल में, होगा क्या उससे? कौन वैलिडिटी का, कौन वैल्यू करेगा? कोई वैल्यू नहीं करेगा, वो 10वां पास के बराबर है। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे 12वां तक तो कोचिंग वाला नौकरी दे देगा पढ़ाने का, यदि कुछ हो मजबूत रह गया होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, अब पढ़ा पाइएगा। अदरवाइज तो बेरोजगार तो है ही न है। हम तो सीधा सीधा ऐसे बोलते हैं कि बीटेक हैं बेरोजगार हैं, तो पूछिए काहे बेरोजगार हैं, तो बोले 10वां के बाद आपको समझ में क्या आया? तब बरहमा में जो हम पढ़ाए थे वही समझे थे आप पढ़ा लीजिए उतना से, काम होता है तो ठीक है, अदरवाइज वो भी नहीं तो बात खत्म है। तो फिर जाके सीजीएल वाला क्लास करिए। ये तुम लोग को नहीं कहते, वो पास वाले को उतना डांट सकते हैं जो पास कर जाता है या फिर जबरदस्ती एडमिशन ले लेता है। आज हमें पढ़ाना है, एक नया ही टॉपिक है, और टॉपिक है कौन सा? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर दो क्वांटम नंबर आज बताएंगे, दो ठो कल बताएंगे, यही हो सकता है। नहीं, हाइजेनबर्ग ही पढ़ाए थे ना जी, हाइजेनबर्ग पढ़ाए थे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो कहाँ पढ़ाए थे, होगा ही, रुकिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। हम्म, ये बहुत पेज हो गया होगा यार। एक ठो क्वेश्चन इसमें भी तो है, वो अभी तक दिखा नहीं। लिखिए ना, क्वेश्चन लिखिए। इफ द पोजीशन
इफ द पोजीशन, क्वेश्चन लिखिए, इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, if the position of the electron, if the position of the electron is measured within an accuracy of plus minus 0.002, प्लस माइनस लिखने आता है ना जी, प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर, calculate the uncertainty in the momentum of electron, momentum of the electron. Suppose the momentum of the electron is, suppose the momentum of the electron is h by 4 pi into 0.05 नैनोमीटर, h by 4 pi into 0.05 नैनोमीटर. Is there any problem in defining this value? In defining this value, देखिए क्वेश्चन भी है, उसमें आंसर भी लिखल है. आपको पूछता है यस इज देयर एनी प्रॉब्लम, है तो यस, नहीं है तो नो, विथ रीजन. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.51. लॉजिकल है. क्या ही कीजिएगा, डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफाइन करने में. प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम है लगता है. देखिए सवाल कह रहा था कि डेल्टा एक्स प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर है, यानी अनसर्टेनिटी लिख दिया हुआ है. कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालना है. सपोज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन h by 4 pi into 0.05 nanometer. Is there any problem in defining this value? इसको याद रखिएगा कि क्या पूछ रहा है. तो हम लोग एक तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, इसके बाद इसके मोमेंटम से मैच करेंगे.
है ना। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वो लड़का हमसे कितना फीट दूर है, 30 फीट दूर है, लेकिन प्लस माइनस 2 फीट हो सकता है। तो हम लोग प्लस माइनस 2 फीट पढ़ रहे हैं ना। हाइजेनबर्ग साहब तो यही बताएं कि भाई आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे मत कहिए कि वो वहीं पे है, उतना ही रेडियस पे है जितना पे आप कह रहे हैं, कुछ आगे पीछे हो सकता है ना। बोर साहब को तो यही कहे कि वो तो फिक्स कर दिए कि ना 0.529 एंगस्ट्रॉम, लेकिन वो कहे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ये मोमेंटम बता रहा है क्वेश्चन, तो हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाल के देखते हैं कि कितना आता है। तो अनसर्टेनिटी निकाल के देखते हैं कितना आता है, जरा सुनेगा थोड़ा गौर से। कहने का मतलब वो लड़का हमसे 30 फीट दूर बैठल है, लेकिन हम कह रहे हैं अब पहले जो कह रहे थे वो नहीं, अब कह रहे हैं कि हो सकता है 100 फीट दूर बैठल हो। अब बताइए ये कोई मतलब हुआ बोलने का? बोले 30 फीट बोलता और 100 फीट अनसर्टेन है। ये बोल क्या रहा है, इसको पता चला है। ये एकदम मतलब कि कांग्रेस के अभिनेता टाइप है, क्या बोल रहा पता ही नहीं चलता अपने। नहीं, उसको ऐसे ही ना, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है बातचीत में, ऐसे बोल करके ही लोग ना नकार दिया। तो कहेंगे 30 फीट दूर है, हो सकता है कि 50 फीट दूर रहे, तो फिर 30 फीट है कि 50 फीट है। तो 2-3 फीट चलता है। वही सवाल पूछ रहा है कि ये जो मोमेंटम इतना लिख रहे हैं, इसको डिफाइन करने में कोई दिक्कत है? तो हम लोग देखते हैं क्या दिक्कत है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच बाई 4 पाई। डेल्टा एक्स 0.002 नैनोमीटर है, 10⁻⁻⁹ मीटर होगा, इंटू डेल्टा पी बराबर एच बाई 4 पाई। सॉल्व नहीं करना, एच बाई 4 पाई के टर्म में ही है। तो डेल्टा पी बराबर एच बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 गुना 10⁻⁻3 है ना, यहाँ पे 1 2 3 0 इंटू 10⁻⁹ ठीक है जी। तो डेल्टा पी बराबर एच बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 गुना 10⁻⁻12 है ना। कितना आ रहा है? एच बाई 4 पाई 2 है तो 0.5 आएगा, नीचे -12 है, ऊपर +12 होगा मीटर में। अच्छा वो नैनोमीटर में ही दिया था, तो काहे के लिए नैनोमीटर में ही छोड़ देना है, तो रहने दीजिए, बढ़िया नैनोमीटर में ही इसको रहने दीजिए, यहाँ पर ही लिख देंगे नैनोमीटर, है ना। 0.02 नैनोमीटर, ये भी नैनोमीटर में, तो ठीक ही है। 2 इंटू 10⁻³ हो गया। बाकी यहाँ पे आ जाइए, 2 इंटू 10⁻³ सॉल्व करने के लिए अब थोड़ा सा हम लोग उसके वैल्यू से मैच कर लेंगे, और मैच करने पर हमें ये मिलता है, क्या मिलता है, यहाँ पे -3 है, इंटू 2 ऊपर में गया 1000, तो एच बाई 4 पाई गुना कितना आया जी, 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर में ही निकाले ई वैल्यू भी। अब तुम बताओ, एच बाई 4 पाई को गौन करो, जिस किसी चीज का मेजरमेंट मोमेंटम 0.05 है, बस ऐसे समझना, उसमें अनसर्टेनिटी 500 हो सकता है क्या? ये तो वही बात नहीं हुआ, वो हमसे 30 फीट दूर है, हो सकता है 3000 फीट भी रहे। तो लोग बोलेगा ना जी आप बोल क्या रहे हैं, पहले ये सोच लीजिए। यहां भी वैसी ही बात है कि इसका अनसर्टेनिटी मोमेंटम 2 शून्य और 3 शून्य 1,00,000 गुना ज्यादा है मोमेंटम से, और ये पॉसिबल नहीं है ना। चूंकि अनसर्टेनिटी जितना आपके पास में मेजर्ड वैल्यू है उससे हमेशा कम होगा, और बहुत कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता।
मेजरेबल मोमेंटम से अनसर्टेनिटी ही मोमेंटम का ज्यादा है, इसलिए डिफाइन करने में प्रॉब्लम है, डिफाइन करने में प्रॉब्लम है। यस, डिफाइनिंग दिस वैल्यू इज प्रॉब्लम सिंस अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज काफी हाइयर देन मोमेंटम। नहीं, काफी हाइयर नहीं है, इस बात का कोई वैल्यू नहीं। वो 30 फीट दूर है, हो सकता है 3000 फीट रहे। ला, क्या बोले? अगला बोलेगा ना यदि बतू नहीं होगा तो पहाड़ पर है, तो लिख दीजिए नीचे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम should never exceed from the momentum. Uncertainty in momentum never exceed should never exceed from the momentum. हो गया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा सब में, लेकिन सिग्निफिकेंट होगा सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में। बढ़े बढ़े नोट करके लिख दीजिएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल applicable to all microscopic, डी ब्रॉजली में लिखवाए होंगे, इसमें भी तब तो लिखवा ही दिए थे। एज वेल एज, देखो शायद लिखे हो तब छोड़ देना, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज बट significant for माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, जोड़ देना लाइक इलेक्ट्रॉन। है ना, सारे माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में एप्लीकेबल्स होगा। अब देखो एक्चुअली में हाइजेनबर्ग कहना क्या चाहते हैं, इनसे कंक्लूजन क्या ही निकलेगा। डी ब्रॉजली साहब कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव कैरेक्टर में होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब वेव कैरेक्टर में होता है मीन टू से ऐसे और ऐसे, ऐसे बनाते हैं, और ऐसे बनाने के बजाय हम लोग वेव नेचर यदि सोच के बनाए तो ऐसे बनाना ना पड़ेगा जी,
इलेक्ट्रॉन इस तरह से वेवी नेचर में होगा क्या। अब ये जो देख रहे हो ना सर्कुलर ऑर्बिट ऐसे जो बनाते थे पहले से, बोर साहब पीला वाला, डी ब्रॉगली साहब, हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है भाई, लेकिन वो आपको कभी भी एक जगह पे मिलेगा नहीं। वही एक इलेक्ट्रॉन का ना वेव है जी, देखना जरा सा माइन्यूट पार्टिकल के हिसाब से नहीं, वेव के हिसाब से सोचना। वेव में क्या होता है, यही पार्टिकल है जो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, वो कभी स्थिर मिलता नहीं है। हाइजेनबर्ग साहब भी तो फोटो लिए ना, तो एक्चुअली में ये कहना यही चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसी तरह से घूमते रहता है एटम के चारों तरफ, ऐसे 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 ऐसे, जिसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन आपको इस सर्किल जो हुआ है ना उस जगह पे मिलेगा। न्यूक्लियस से आगे बढ़ेंगे थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन मिलेगा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जो गोल वाला रिंग बना है थोड़ा ज्यादा बनेगा, और फिर घटता ही चला जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस किए। हाइजेनबर्ग साहब क्या इंट्रोड्यूस किए, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। उन्होंने कहा ऑर्बिट इस तरह से नहीं, ऑर्बिटल्स होते हैं, और उसका डायग्राम हाइजेनबर्ग साहब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप लगा करके देखे। उन्होंने पाया कि ये जो ऑर्बिटल्स है वो अलग अलग शेप में होता है, किसी का शेप सिमेट्रिकल है, किसी का शेप पेराइटल है, पेराइटल कहते हैं डंबल शेप को, किसी का शेप डबल डंबल है, और शेप के आधार पे ऑर्बिटल का नाम रखे कि जो सिमेट्रिकल है उसको एस ऑर्बिटल कहते हैं, जो पेराइटल है उस जो डंबल है उसको पी ऑर्बिटल कहते हैं, जो डबल डंबल है उसको डी ऑर्बिटल कहते हैं, और एक ऑर्बिटल जिसका शेप अभी तक फिक्स नहीं इनडिफिनिट है वो है एफ ऑर्बिटल। और बाद में कहे कि और भी ऑर्बिटल डिस्कवर हो सकता है, एटम जैसे जैसे डिस्कवर होगा तो जी ऑर्बिटल बन सकता है ना। एफ ऑर्बिटल के बाद कोई नया ऑर्बिटल बनेगा वो जी ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल दिया, और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, थ्री डायमेंशनल स्पेस around the nucleus in which probability of finding electron is maximum known as orbital. Three dimensional space around the nucleus, three dimensional space around the nucleus in which probability of finding electron is maximum, called as orbital. किसको कहते हैं ऑर्बिटल, सबसे पहले किसको कहते हैं ऑर्बिटल, अरे बोलो सब। हाँ, यदि बहुत ज्यादा आगे नहीं याद होगा तो सबसे पहले उसको कहना है थ्री डायमेंशनल स्पेस को कहते हैं ऑर्बिटल।
किसको कहते हैं ऑर्बिटल? स्पेस को कहते हैं ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा हो। तो पहले तो थ्री डायमेंशनल स्पेस कहना सीखो ऑर्बिटल के डिफिनीशन में, उसके बाद हिंदी में बोल देंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा हो। यानी थ्री डायमेंशनल स्पेस, यानी ये स्पेस है, अब इसमें शेप देखना है तीन डायमेंशन में, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा हो, उसको कहते हैं ऑर्बिटल। चार तरह के ऑर्बिटल डिस्कवर्ड हुए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। डिस्कवर टिल, टिल लिखना भी चाहिए, खोजा गया है। फर्दर जी ऑर्बिटल टू बी डिस्कवर्ड, नाम पहले से आउट है, एकदम वैसे ही है जैसे अभी बिया हुआ नहीं है, बच्चा का नाम रख लिया है, हमारा बेटा होगा तो हम नाम यही रखेंगे, वैसे ही। देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटल डिस्कवर। टिल, however a new orbital, हाँ क्वेश्चन आ जा रहा है, अभी ये ऑर्बिटल हुआ नहीं है किसी एटम में और क्वेश्चन आ जा रहा है, इसीलिए उस तरह की बात बोल के तुमको याद दिलाए कि एसपीडीएफ तो ठीक है पढ़ते हैं, लेकिन एगो जी ऑर्बिटल भी होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटल डिस्कवर्ड टिल, हाउएवर ये न्यू ऑर्बिटल नेम एज जी ऑर्बिटल। आजकल जमाना इसी का है, दैट इज 5G। ये भी पांचवा है, अभी 5G चल भी रहा है और ये भी पांचवा ऑर्बिटल है। एसपीडीएफ 4 गो तो है ही है, तो इधर 5G चल रहा है, उधर भी 5G डिस्कवर होगा, अभी हुआ नहीं है। किस तरह से ऑर्बिटल का नाम पड़ा है, तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में जैसा शेप है वैसे ऑर्बिटल है। यदि शेप सिमेट्रिकल है ऑर्बिटल का तो नाम है एस ऑर्बिटल। यदि थ्री डायमेंशनल स्पेस में वो डमरू की तरह है, डम्बल डमरू को ही बोल रहे, पेराइटल डम्बल को ही पेराइटल शेप कहा जाता है। गोल वाला बैलून देख रहे हो, एस ऑर्बिटल। लंबा वाला बैलून देखो, लंबा वाला बैलून, बीचे में चाप दो, पी ऑर्बिटल। अब दो वो लंबा वाला बैलून बीचे में चपल है, तो 4 गोल लोब हो गया, तो डी ऑर्बिटल। बस इतना ही। एफ ऑर्बिटल का शेप तो पता ही नहीं, वो तो इंडिफिनिट लिखा है, शेप इंडिफिनिट। तो एगो गोल वाला बैलून और एगो लंबा वाला बैलून और दो वो लंबा वाला बैलून का सेंटर चापे हुए हैं, तो डी ऑर्बिटल, डबल डम्बल कहते हैं। नाउ ऑर्बिटल, और ये कितना इंपॉर्टेंट जानना था कि एस ऑर्बिटल है क्या। तो सबसे पहले भाई एस ऑर्बिटल और कुछ नहीं, पहले तो वो थ्री डायमेंशनल स्पेस है, थ्री डायमेंशनल स्पेस है जहां पे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना संभावना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एस ऑर्बिटल कैसा शेप में होगा, नहीं कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, शेप स्फेरिकल होगा। पी ऑर्बिटल पेराइटल होगा, शेप डम्बल होगा। डी ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड है,
शेप डबल डंबल है, डबल डंबल, डबल डंबल, डबल डंबल, डबल डंबल। और एफ फाइनाइट बोलते हैं और शेप इनडिफिनिट, है ना, ये शेप है। सिमेट्रिकल या स्फेरिकल, देखो ये न्यूक्लियस है। यदि इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसको एस ऑर्बिटल कहते हैं, इसको एस ऑर्बिटल कहते हैं। अभी दिखाए थे ना वेव नेचर का, तो बेबी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्याएं इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक फोटोशूट होता है एटम का, तो एक इलेक्ट्रॉन उस फोटोशूट के दौरान ही इतने जगहों पे पाए जा सकते हैं, है ना, दैट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डबल डंबल, ये डंबल देखो ऐसे बनाते हैं डंबल, क्या बोले, लंबा वाला बैलून बीच से चापेंगे, क्या ऐसे दिखेगा, क्या दिखेगा, क्या ऐसे, यहां पर जो है ना जहां चापे हैं वहां पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखाई दे रहा है घूमते हुए, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन, उसी को बॉडी लाइन डायग्राम कहते हैं इसको, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा घूमते हुए। डबल डंबल, दो बैलून एक जगह पे चाप देना है, ऐसे देखो, हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, ये शेप बन जाएगा किस ऑर्बिटल का, डी ऑर्बिटल का, और इसका तो भाई इंडिफिनिट है, तो बस ये तीन ही शेप है, एगो गोल वाला बैलून, एगो लंबा वाला बैलून, और दो वो लंबा वाला बैलून को बीच में चाप दिए, जहां चापे वो न्यूक्लियस है। अब एक्चुअली में इसमें मैथ आ जाता है, अब थ्री डायमेंशनल स्पेस है, तो स्पेस में तीन वो एक्सिस हो जाता है, एक्स बाई जेड एक्सिस, तो पी ऑर्बिटल को तीन भाग में क्लासिफाई करते हैं, एस ऑर्बिटल को तो नहीं करते हैं क्योंकि वो सिमेट्रिकल है, वो तीनों डायमेंशनल स्पेस में बराबर ही है, तो उसको नॉन डायरेक्शनल बोला जाता है, जबकि पी वाले को एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो पी एक्स पी वाई पी जेड कहा जाता है। और डी वाले को पांच भाग में बांटते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एस, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, पांचों के तीन आठ को फोटो भी तुरंत बनाएंगे। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, p orbital is of three type, px, py एंड pz। देखना एक और बात बताएंगे यहां पे, ये ऐसे करके एक्स वाई जेड लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक्चुअली में ये वाला एक्सिस ना एनसीईआरटी में जेड बनाया है, आज से केमिस्ट्री का जेड एक्सिस तुम लोग भी मान ही लो, आज न कल कभी ना कभी तो मानना ही पड़ता है, मैथ में इसको एक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री में इसी को जेड पढ़ना है, ठीक है, और ये वाला बाई ही रहेगा, बीच में जो आएगा वो एक्स हो जाएगा। क्या मानने के लिए बता रहे हैं, अभी सुनेगा गौर से, ये जेड, ये बाई और ये एक्स, जेड बाई और ये वाला एक्स, यानी एक्स को जेड मान लिया है, जेड को एक्स मान लिया, ये एनसीईआरटी वालों ने माना है। हर किताब में अलग अलग हो सकता है, लेकिन बाकी किताब के चक्कर में पढ़ेंगे क्यों,
ज्यादातर किताब में जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें यही है, जेड ही एक्सिस है, ये वाला है ना। कुछ कुछ अपना अपने राग में है। तो आज से जेड हो गया ना ये। अब बताओ, थोड़ा ध्यान दो बच्चा, ऐसे बना देंगे। कौन सा ऑर्बिटल बना है? पी जेड बोलेंगे, पी जेड बोलेंगे। ऐसे बना दिए, क्या बोलेंगे इसको? पी बाई बोलेंगे। अब ऐसे बना देंगे, ऐसे। है ना, एक्स एक्सिस, पी एक्स। ऐसे नहीं कि सर केमिस्ट्री वाला उल्टा पढ़ा है, मानने की बात होती है। यदि आप मान रहे हैं ये जेड एक्सिस, तो पी जेड हो गया और पी वाई और पी एक्स हो गया, है ना। जेड इज टेकन ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये देखो प्लस है, न्यूक्लियस है। जेड इज टेकन एज, जेड इज टेकन एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी न्यूक्लियस को मिलाने वाला जो एक्सिस है उसको जेड मानेंगे हम लोग, एक्स नहीं। डी ऑर्बिटल इज ऑफ फाइव टाइप, थ्री टाइप, इसी को थ्री ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। तीन तरह से ओरिएंटेड है, थ्री ओरिएंटेशन। फाइव टाइप, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। यानी फाइव टाइप मतलब फाइव ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन का। फाइव ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन का